नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग राजस्थान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में दिख गया होगा, क्योंकि पहले के वीडियोस में हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते थे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है यानी भौतिक भूभाग है, उससे रिलेटेड 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। यानी 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सहायता से आपके जो भौतिक विभाग है उनको कवर करने की मैं कोशिश करूँगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करें। आपके लिए आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। क्योंकि थ्योरी पढ़ना एक अलग चीज़ है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जाके प्रश्न को अटेंड करना वो बहुत अलग चीज़ है। तो प्रश्नों को कैसे अटेंड किया जाता है उस पर हम लोग बात करेंगे, और आप लोगों को ये पता चलेगा कि किस प्रकार से हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उनमें से हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा तो आगे अपन प्रयास करेंगे कि ये जो 2020 सीरीज़ है इसको 50-50 सीरीज़ में कन्वर्ट कर दी जाए, यानी आपको 50 प्रश्न देखने को मिल जाए। साथ ही साथ यदि आप लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा रहता है तो राजस्थान ज्योग्राफी नहीं, आपको रीजनिंग, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इन सब की आपको इसी प्रकार की सीरीज़ देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा भौतिक भूभाग सबसे बड़ा है। यानी हमें बताना है कि राजस्थान का कौन सा भौतिक भूभाग जो है वो सबसे बड़ा है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से हमें सबसे बड़ा भौतिक भूभाग बताना है। अब देखो, चाहे आप क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करो और चाहे आप जनसंख्या की दृष्टि से बात करो, राजस्थान का सबसे बड़ा भूभाग कौन सा होगा। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। यदि हम बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश में राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग आपका 23.03% क्षेत्रफल है, यानी जिसको हम लिख सकते हैं लगभग 23%। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, इसमें राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 8.97%, यानी लगभग अगर अपन इसको माने तो अपन इसको लिख सकते हैं 9%। वहीं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की यदि हम बात करें तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान के क्षेत्रफल का 61.11%, यानी लगभग 61%। जबकि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश जो है, इसमें यदि राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें तो 6.89%, यानी अप्रॉक्सीमेट में यदि आप बात करोगे तो ये लगभग आपका 7% हो जाएगा। ये हो गई क्षेत्रफल की बात। अब यदि हम बात करें जनसंख्या, तो ध्यान रखना पूर्वी मैदानी प्रदेश में राजस्थान की 39% जनसंख्या निवास करती है। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश जो है, इसमें राजस्थान की 10% जनसंख्या निवास करती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है, और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में राजस्थान की लगभग 11% जनसंख्या निवास करती है। अब हमसे जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि भाई कौन सा भौतिक भूभाग जो है वो सबसे बड़ा है। तो आप देख सकते हैं जनसंख्या 61%, क्षेत्रफल 61%, जबकि जनसंख्या 40%, यानी राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक भूभाग जो होगा वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग जब तक मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो साइड में पन्ना लेके और ये जो 20 प्रश्न हैं, इन 20 प्रश्नों के आंसर आप अपने पेज पर दे सकते हो। जैसे जैसे आपके सामने प्रश्न आएगा आप लोग आंसर दीजिए, और जब मैं आंसर बताऊं तो खुद चेक कीजिए कि आपका जो आंसर है वो कितना सटीक है। चलिए आगे के प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है। राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है। राजस्थान के प्राचीनतम भौतिक प्रदेश की बात करें तो राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है, आंसर हो जाएगा आपका मध्यवर्ती अरावली, जिसका निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में जिसका निर्माण हुआ था वो भौतिक भूभाग है आपका मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अवरोही क्रम क्या है। यानी अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम, कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है उनका क्षेत्रफल के अनुसार घटता हुआ क्रम क्या होगा। तो देखो, अभी हमने जस्ट याद किए थे कि लगभग पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है वो राजस्थान में 23% है,
वही हमने बात की थी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की लगभग 61%, भाई एग्जैक्टली तो 61.11, लेकिन लगभग 61%। फिर बात की थी दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जो कि आपका राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग था 6.89%। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश की हमने बात की थी लगभग 9%, यानी 8.97 या लगभग 9%। अब आपको इनको अवरोही क्रम में यानी घटते हुए क्रम में जमाना है। तो देखो सबसे पहले आएगा, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा लिखना है और सबसे लास्ट में सबसे छोटा लिखना है। तो सबसे बड़ा आपके सामने कौन हो जाएगा, तो हमारा आंसर होगा पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। 2 नंबर पे कौन आ जाएगा, तब आपका आंसर होगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। 3 नंबर पे कौन होगा, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। और 4 नंबर पे होगा आपका दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, यानी 3, 1, 2, 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न, जनसंख्या के अनुसार राजस्थान के भौतिक स्वरूप का आरोही क्रम क्या है। देखो पिछले प्रश्न में हमें पूछा था अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम, इस प्रश्न में पूछा हुआ है आरोही क्रम यानी बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ते हुए क्रम का मतलब सबसे पहले सबसे छोटा आएगा और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा आएगा। अब बात करते हैं जनसंख्या के अकॉर्डिंग। पूर्वी मैदानी प्रदेश में राजस्थान की 39% जनसंख्या निवास करती है। वहीं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की यदि हम बात करें तो यहाँ पर निवास करती है 40%। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, इसमें राजस्थान की 10% जनसंख्या निवास करती है, जबकि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में राजस्थान की 11% जनसंख्या निवास करती है। अब देखो हमें आरोही क्रम जमाना था, यानी सबसे पहले सबसे कम हुआ आपका मध्यवर्ती अरावली प्रदेश का, तो ऑप्शन नंबर 2। फिर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश यानी 4, फिर पूर्वी मैदानी प्रदेश यानी 1, और सबसे लास्ट में यानी सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जो कि 3 नंबर पे है, यानी 2, 4, 1, 3। 2, 4, 1, 3 यह आपके ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 है, राजस्थान का कौन सा भौतिक भूभाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यानी आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा भाग जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। हम यदि बात करें राजस्थान की उत्पत्ति की, तो राजस्थान की उत्पत्ति 2 चीज़ों से हुई है। यानी राजस्थान में या तो आपको तैतीस सागर के अवशेष मिलेंगे या आप लोगों को गोंडवाना लैंड के अवशेष मिलेंगे। गोंडवाना लैंड। अब देखो तैतीस सागर का मतलब सागर जो होता है, सागर में क्या होती है भाई, नीचे तली में क्या होती है, मिट्टी होती है, रेत होती है। और रेत से किसका निर्माण होता है, या तो निर्माण होगा मैदान का, और मैदान में यदि दशाएं अनुकूल नहीं है तो निर्माण होगा मरुस्थल का। जबकि गोंडवाना लैंड को आप इस प्रकार से याद करो कि व्यक्ति के गोडे भाई समतल रास्ते पे चलने में दुखते हैं या उबड़ खाबड़ रास्ते पे, तो आपका आंसर होगा उबड़ खाबड़ रास्ते में। यानी व्यक्ति के गोडे कहाँ दुखते हैं, या तो पठारों पे चलता है तब, या पहाड़ों पे चलता है तब। अब हम ये जो प्रश्न है इसका आसानी से आंसर दे सकते हैं। देखो तैतीस सागर का अवशेष यदि बात करें तो पूर्वी मैदानी प्रदेश और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये दोनों ऑप्शन आपके कैंसिल हो गए, यानी ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। अब गोंडवाना लैंड का हिस्सा पठार कौन सा अपना, दक्षिण पूर्वी पठार। जबकि पहाड़ कौन सा अपना, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, यानी 2 और 4। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, राजस्थान का भौतिक भूभाग, यानी राजस्थान का कौन सा भौतिक भूभाग उत्तर के विशाल मैदान का हिस्सा है। उत्तर के विशाल मैदान का हिस्सा है। अभी हमने बात की थी कि जो तैतीस सागर का हिस्सा है, यानी तैतीस सागर का जो पार्ट है, कौन कौन से, तो आपने बोला सर एक तो मैदान है और एक मरुस्थल है। लेकिन यदि हम गोंडवाना लैंड की बात करें तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा या तो पठार होगा या आपका पहाड़ियाँ होगी। अब देखो गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा होगा वो पठार या पहाड़ होंगे, और ये भारत के कौन से भूभाग के हिस्सा होंगे, तो हमारा आंसर होगा कि ये भारत के प्रायद्वीपीय पठार के भाग होंगे। प्रायद्वीपीय
पठार के भाग होंगे, जबकि मैदान और मरुस्थल जो है वो भारत के उत्तर का जो विशाल मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान, इसके भाग होंगे। तो ये आपका प्रश्न, इन 2 प्रश्नों में आपको राजस्थान की उत्पत्ति से रिलेटेड जितने भी आपके कन्फ्यूजन से इन 2 प्रश्नों से आपके सोल्व हो गए हैं। यानी उत्तर के विशाल मैदान का हिस्सा, एक तो मैदान, मैदान का मतलब पूर्वी मैदान, जबकि मरुस्थल, मरुस्थल का मतलब पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 3। आप लोगों को ध्यान रखना है कि भारत के जितने भी भौतिक भूभाग हैं उनमें से केवल 2 ही भूभाग है जिनका हिस्सा राजस्थान में पाया जाता है। पहला जो भाग है उसका नाम है उत्तर का विशाल मैदान, और दूसरा जो है उसका नाम है प्रायद्वीपीय पठार। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1 और 3 यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश उत्तर के विशाल मैदान के हिस्सा है। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का कितने प्रतिशत भाग बालू का स्तूप मुक्त है? बालू का स्तूप मुक्त मतलब बालू का स्तूप से रहित है। इसी को अपन आसान भाषा में ये बोल सकते हैं कि ये पथरीला मरुस्थल है। तो देखो, पश्चिमी जो मरुस्थल है उसमें यदि हम बात करें तो टोटल यदि हम पश्चिमी मरुस्थल को 100% माने तो इस 100% भाग में से ज़्यादातर भाग जो है उस पर रेत है। इसका मतलब बालू का स्तूप युक्त, बालू का स्तूप युक्त, और बालू का स्तूप युक्त जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है रेतीला मरुस्थल। जबकि दूसरा जो पार्ट है उसको कहा जाता है बालू का स्तूप मुक्त, बालू का स्तूप रहित, रहित बोल दो चाहे मुक्त बोल दो, इसको बोला जाता है पथरीला मरुस्थल। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि ज्योग्राफी की भाषा में रेतीले मरुस्थल को क्या कहा जाता है और ज्योग्राफी की भाषा में पथरीले मरुस्थल को क्या कहा जाता है। देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं इसका। तो रेतीला जो मरुस्थल है, रेतीले मरुस्थल को क्या कहते हैं और पथरीले मरुस्थल को क्या कहते हैं। अब बालू का स्तूप मुक्त जो क्षेत्र होगा वो आपका पथरीला मरुस्थल होगा। ये पश्चिमी मरुस्थल में 41.5% भाग पर है। अब देखो 100% में से 41.5% ये हो गया, 41.5% ये हो गया, तो रेतीला जो पार्ट होगा वो कितना होगा 58.5%। यानी अगर क्वेश्चन ये पूछता कि बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र कितना है तब हमारा आंसर होता 58.5। लेकिन प्रश्न पूछा गया है बालू का स्तूप मुक्त, मुक्त पूछ सकता है, रहित पूछ सकता है, तब हमारा आंसर होगा 41.5। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, राजस्थान के भौतिक भूभाग के संदर्भ में, राजस्थान के जो भौतिक भूभाग है उनके संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यानी मैंने आप लोगों के लिए प्रयास किया है कि इजी से लगा के मॉडरेट और टफ लेवल के जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, सारे प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक सुमेलित वाले क्वेश्चन इस पार्ट में मैंने नहीं डाले। सुमेलित वाले अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा रहता है तो अगला जो वीडियो होगा उसमें आप लोगों के सामने वो प्रश्न भी मैं लेके आऊँगा कि जिसमें आपसे प्रश्न पूछा जाता है सुमेलित करने वाला। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहला कथन है अरावली विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वतमाला है। आपको कथन देखना है, अरावली विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वतमाला है। ये कथन बिल्कुल सही है क्योंकि अरावली जो है इसको विश्व की प्राचीनतम वलित जो पर्वतमालाएं हैं उनकी श्रृंखला में रखा जाता है। यानी पहला कथन हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न, उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश सिंधु नदी द्वारा निर्मित है। ध्यान रखना, उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है वो सिंधु नदी द्वारा नहीं निर्मित है। ये देखो, गंगा नदी, गंगा की सहायक है यमुना, और यमुना की सहायक है चंबल, और चंबल की सहायक है बनास। तो ओवरऑल अगर हमसे पूछा जाए कि ये तंत्र कौन सा है तो हम आंसर कर रहे होंगे गंगा और यमुना तंत्र। यानी गंगा और यमुना की जो सहायक नदियाँ हैं, जैसे चंबल हो गई, चंबल की सहायक बनास हो गई, इनके द्वारा जिस मैदान का निर्माण किया जाता है उसको अपन राजस्थान का पूर्वी मैदान बोलते हैं। यानी राजस्थान के मैप में यदि हम बात करें तो राजस्थान के जो 4 भौतिक भूभाग है उन 4 भौतिक भूभागों में से ये देखिए आपके सामने राजस्थान का मैप। और आगे बात करते हैं अपन कि राजस्थान को किस प्रकार से हम 4 भौतिक भूभागों में तोड़ते हैं। ये राजस्थान का मैप। अब देखो, ये मध्यवर्ती भाग जो होगा इसको अपन बोलेंगे अरावली।
ये वाला जो मैदान है इसको अपन बोलते हैं मरुस्थल, पश्चिमी भाग को बोला जाता है मरुस्थल। फिर ये वाला भाग आपका आ जाएगा हाड़ौती, या जिसको अपन दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश बोलते हैं। और ये जो बीच में भाग बच गया है इस भाग को बोला जाता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब देखो, पूर्वी मैदानी प्रदेश में मुख्य रूप से एक तो माही नदी, मुख्य नदी बोले तो चंबल नदी, और चंबल की सहायक कौन सी, बनास नदी। इनके द्वारा जलोढ़ मृदा लाकर इस मैदान का निर्माण किया जाता है। तो कथन नंबर 2 हमारा गलत हो जाएगा, और हमें पूछा क्या था, असत्य कथन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। फिर आगे की भी हम लोग बात कर लेते हैं, ये आगे के जो 2 कथन हैं वो सत्य है या असत्य है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले नागौरी उच्च भूमि अर्धशुष्क मरुस्थल का भाग है, यानी हमें ये बताना है कि नागौरी उच्च भूमि जो है वो अर्धशुष्क मरुस्थल का भाग है क्या। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान के मैप में यदि हम लोग बात करें तो ये राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसमें ये वाला जो भाग है इसको अपन बोलते हैं शुष्क मरुस्थल, और इस भाग को बोला जाता है अर्धशुष्क मरुस्थल। आगे चल के अर्धशुष्क मरुस्थल के 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट घग्गर का मैदान, दूसरा पार्ट होता है शेखावाटी अंत्य प्रवाह का क्षेत्र, और तीसरा जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है नागौरी उच्च भूमि, और लास्ट जो चौथा भाग है उसको बोला जाता है लूणी और जवाई का जो बेसिन है वो। तो नागौरी उच्च भूमि ये किसका पार्ट है, अर्धशुष्क मरुस्थल का भाग है। तो कथन नंबर 3 भी हमारा बिल्कुल सही होगा। और कथन नंबर 4 है लाटी सीरीज का विस्तार पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य। ये कथन भी बिल्कुल सही है कि पोखरण से लगा के मोहनगढ़ के मध्य 60 किलोमीटर चौड़ी भूगर्भिक मीठे पानी के जल की जो पट्टी पाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं लाटी सीरीज, जो कि पोखरण से लगा के मोहनगढ़ तक विस्तारित है। यानी ये कथन भी बिल्कुल सही है। असत्य कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न सिंपल सा क्वेश्चन है, राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया है। तो आपका आंसर हो जाएगा A.M. हेरोन ने। A.M. हेरोन जो थे इन्होंने राजस्थान की जो प्री कैम्ब्रियन चट्टानें हैं उसका आधारभूत वर्णन किया है। आप लोगों को बताना है कि A.M. हेरोन ने मालपुरा करौली का जो मैदान था, मालपुरा करौली का मैदान, इसको किसकी संज्ञा दी है। कमेंट बॉक्स में आंसर करो। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अधीनस्थ बोर्ड अक्सर इसको पूछता रहता है कि मालपुरा करौली का मैदान जो है इसको A.M. हेरोन ने किसकी संज्ञा दी है। देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं। आगे बात करते हैं वृहद सीमा भ्रंश, जिसको हम महान सीमा भ्रंश भी बोलते हैं, महान सीमा भ्रंश, या इंग्लिश में इसको बोला जाता है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। अब देखो सर ये क्या है, तो आपका हमारा आंसर होगा कि MP में जो विंध्याचल पर्वत है, यानी विंध्याचल पर्वत और अरावली को अलग करने वाली जो भूगर्भिक संरचना है इसको बोला जाता है महान सीमा भ्रंश या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट या वृहद सीमा भ्रंश। अब देखो यदि बात करें MP की, तो MP कहाँ होगा, तो हमारा आंसर होगा कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी दिशा, यानी यहाँ पे MP सीमा बनाता है। और अपनी जो अरावली है वो कुछ यूँ इस प्रकार से विस्तृत है। तो इनके बीच में जो महान सीमा भ्रंश है वो आपका यहाँ पे स्थित है। तो ये किसका पार्ट होगा, हाड़ौती के पठार का। हाड़ौती का पठार का बोल दो, चाहे आप दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश बोल दो, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि ये जो महान सीमा भ्रंश है ये राजस्थान के किन किन जिलों से गुजरता है। जिलों के नाम आप कमेंट बॉक्स में छाप दो फटाफट। आगे बात करते हैं, कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहलाता है। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, जीवन रेखा। भाई सीधी सी बात है कि जो एक रेखा के समान स्थित है। तो आप लोग आंसर कर रहे होंगे कि सर अरावली जो है उसको राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। अब जीवन रेखा क्यों कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान की जो मैक्सिमम नदियां हैं उन मैक्सिमम नदियों का उद्गम अरावली से होता है। सभी का नहीं, मैक्सिमम नदियों का, यानी राजस्थान से जितनी नदियां निकलती है उनमें सबसे ज़्यादा नदियां अगर कहीं से निकलती है तो अरावली से निकलती है। तो
ये लोगों को पेयजल उपलब्ध करवाती है। नदियाँ निकलती है तो जलोढ़ मैदानों का निर्माण करवाती है। इस वजह से मध्यवर्ती जो अरावली प्रदेश है इसको राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। सिंपल सा प्रश्न है, बरदर्रा किस जिले में स्थित है? ये पाली और अजमेर की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, अजमेर। अगला प्रश्न, शेखावटी प्रदेश में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो शेखावटी प्रदेश में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको कहा जाता है बीड़। आप लोगों ने जब कंजर्वेशन रिजर्व पढ़े उस समय एक कंजर्वेशन रिजर्व पढ़ा था जिसका नाम था बीड़, जो कि कहाँ पे स्थित है? झुंझुनू में। आप देखिए बीड़ कितना इंपॉर्टेंट है। बीड़ जो है वो आपका झुंझुनू में स्थित है, झुंझुनू यानी शेखावटी में। पूरा जो शेखावटी प्रदेश है, इस शेखावटी प्रदेश में जितने भी घास के मैदान पाए जाते हैं उनको भी क्या कहा जाता है? बीड़। फिर कल हमने करंट अफेयर का जो वीडियो था उसमें देखा था कि यहाँ पे जंगल सफारी की शुरुआत की गई। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि बीड़ का जो कंजर्वेशन रिजर्व है इसमें जंगल सफारी की शुरुआत किस तारीख को हुई थी और इस जंगल सफारी की शुरुआत किसने की थी? क्योंकि यह जो पूरा सेशन है आपका पूरा इंटरेक्टिव रहने वाला है। यदि आप लोग कमेंट करेंगे, अच्छे से प्रश्नों को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलने वाला है। आगे बात करते हैं राजस्थान बांगड़ प्रदेश यानी राजस्थान बांगर। ये भी लिखा जा सकता है, आपके सामने ये भी आ सकता है राजस्थान बांगर प्रदेश। देखो, जलोढ़ मृदा जो होती है उस जलोढ़ मृदा को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो होती है नवीन जलोढ़ मृदा और एक होती है प्राचीन जलोढ़ मृदा। नवीन जलोढ़ मृदा जो होती है उसको कहा जाता है खादर। अब आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर नवीन जलोढ़ मृदा कैसे? यानी हर साल नदियाँ अगर किसी मैदान में लाके और मृदा जमा करती है तो इस प्रकार से जो मैदान बनते हैं उनको तो बोलते हैं नवीन जलोढ़ मृदा के मैदान। लेकिन ऐसी नदियाँ जिनमें पानी की कमी है, जो हर साल जिनमें बाढ़ नहीं आती है या हर साल जो अपने साथ भाग कर मिट्टी नहीं लाती है, वो जो नदियाँ होती है उनसे जो मैदान निर्मित होते हैं उनको अपन बोलते हैं बांगर। बांगर बोल दो चाहे बांगड़ बोल दो। अब देखो, राजस्थान में यदि हम बात करें तो नवीन जलोढ़ मृदा के मैदान केवल और केवल चंबल बेसिन में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन राजस्थान बांगर की यदि हम बात करें तो लूणी और जवाई बेसिन जो है, लूणी प्लस जवाई बेसिन, मुख्य रूप से ये प्लस कांतली नदी, यानी ये जो नदियां हैं इन नदियों के जो मैदान हैं इनको प्राचीन जलोढ़ मृदा के मैदान कहा जाता है, यानी बांगर कहा जाता है। अब देखो, लूणी और जवाई बेसिन की यदि हम बात करें तो इसमें मुख्य रूप से दो जिले आप शामिल करेंगे। एक तो आप शामिल करेंगे नागौर को और दूसरा आप शामिल करेंगे पाली को। कांतली नदी का आपका क्षेत्र यानी शेखावटी की मुख्य नदी है तो आपका सीकर और झुंझुनू। देखो, ये क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जाता है। ये तो पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आ चुका है कि लूणी जवाई बेसिन को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है राजस्थान बांगर। अब जिले उसमें पूछे तो नागौर, पाली, सीकर और झुंझुनू, यानी ये चार जिले प्लस चूरू का भी कुछ पार्ट आता है इसमें। तो आप देखिए, पाली ऑप्शन में है, नागौर ऑप्शन में है, सीकर ऑप्शन में है। राजसमंद जो है इसमें प्राचीन जलोढ़ मृदा के मैदान नहीं पाए जाएंगे, इसलिए ये राजस्थान बांगड़ प्रदेश में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 15। सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त जो कटी-फटी पहाड़ियाँ हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो सिरोही जिले में जो तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ कटी-फटी जो पहाड़ियाँ हैं उनको कहा जाता है भाकर। जबकि उदयपुर में तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ पाई जाती है, डिस्कस नुमा जो पहाड़ियाँ पाई जाती है उनको कहा जाता है गिरवा। तो सीधा सिंपल सा प्रश्न था, आंसर हो जाएगा हमारा भाकर। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। पश्चिमी मरुस्थल में पाई जाने वाली खारे पानी की झीलों को क्या कहा जाता है? कोई भी आंसर दे सकता है इसका। तो खारे पानी की जो झीलें हैं, देखो मरुस्थल में दो प्रकार की झीलें बनती है। एक तो बनती है मीठे पानी की झीलें और एक बनती है खारे पानी की झीलें। खारे पानी की जो झीलें होती है इनको कहा जाता है प्लाया। अब कई बार देखो, ये वैसे मीठे पानी की झील नहीं होती है, एक्चुअल में ये
पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली कृषि की एक पद्धति होती है, कृषि और जल संरक्षण की एक पद्धति होती है। जल संरक्षण की एक प्राचीन पद्धति है जिसके अंतर्गत खड़ीन का निर्माण किया जाता है। खड़ीन, तो खड़ीन जो है उसमें क्या करते हैं, जल संरक्षित करते हैं, साथ ही साथ इसमें क्या करते हैं, कृषि करते हैं। लेकिन खारे पानी की जो झीलें हैं इनको कहा जाता है पलाया। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि खड़ीन जो है, खड़ीन कृषि की शुरुआत जैसलमेर ज़िले में किसके द्वारा की गई। और दूसरा आपको आंसर करना है कि वर्तमान में ये जो खड़ीन है ये कौन से देश में प्रचलित है, यानी भारत के अलावा कौन से देश में प्रचलित है। तो खड़ीन का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण की जो वैज्ञानिक पद्धति है, जिसके अंतर्गत भाई जब जल भरा हुआ है उस समय जल का संरक्षण हो जाएगा, और जल जब सूख जाएगा उस समय उसका उपयोग कर लेंगे कृषि में, और इसमें स्पेशली रबी की फसल उगाई जाती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पलाया, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा खारे पानी की झीलें जब दलदली हो जाती है तब आपके रण बनते हैं। रण मतलब विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई झीलें होती है, जैसे रण बनते हैं, इन्हीं को थोब कहा जाता है। रण जो है इन्हीं को डांड कहा जाता है, कहा जाता है, ढांड कहा जाता है, इन्हीं को टाट कहा जाता है। तो ये सारी की सारी आपकी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की जो झीलें बनती है उनके नाम है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की, 56 के मैदान का विस्तार, यानी हमें बताना है कि 56 का मैदान कहाँ विस्तृत है। 56 के मैदान की बात करें उससे पहले आप लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी होगी। एक पढ़ा होगा 56 की पहाड़ियाँ। 56 की पहाड़ियाँ, 56 की पहाड़ियाँ जो है ये ग्रेनाइट से निर्मित है और ये गोलाकार पहाड़ियाँ जो कि राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में पाई जाती है। लेकिन 56 का जो मैदान है यह आपका दक्षिणी राजस्थान में। दक्षिणी राजस्थान में कहाँ, वागड़ प्रदेश में दो ज़िले हैं, एक का नाम है बांसवाड़ा और दूसरे का नाम है प्रतापगढ़। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच जो नदी बहती है माही नदी, इस माही नदी के किनारे ये जो मैदान, या जिसको अपन बोलते हैं 56 ग्रामों या नदी नालों का समूह, इसको कहा जाता है 56 का मैदान। तो 56 का मैदान कहाँ स्थित है, तो सीधा सा याद रखेंगे बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार जो कि उड़िया का पठार है और यह माउंट आबू सिरोही में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की, और प्रश्न नंबर 19 है आपका अरावली की चोटियाँ का आरोही क्रम बताना आपको, कि अरावली की जो चोटियाँ हैं उनको आरोही का मतलब हो जाएगा बढ़ते हुए क्रम में जमाना है। अब देखो, बढ़ते हुए क्रम में आप तभी जमा पाएंगे जब या तो आपको इनको याद करने की ट्रिक याद हो कि किस प्रकार से हम लोग अरावली की जो चोटियाँ हैं उनको याद कर सकते हैं, या फिर आपको इनकी लंबाई पता हो। तो अब क्योंकि ट्रिक वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो ट्रिक की बात अपन किसी और वीडियो में करेंगे। यदि आप लोगों को ज़रूरत है कि राजस्थान की जितनी भी 32-33 चोटियाँ हैं उनको एक ट्रिक के माध्यम से याद करना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं यस, तो आपको उस पर भी वीडियो मिल जाएगा। या हम केवल और केवल, क्योंकि ट्रिक अभी यहाँ काम करेगी नहीं तो हम सीधा सा, और ट्रिक सभी को पता नहीं है तुम्हें, तो हम सीधा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं, वो कर लेते हैं लंबाई के अनुसार। यदि हम लोग बात करें कि राजस्थान में सबसे पहले हम बात करते हैं रघुनाथगढ़ की। रघुनाथगढ़ जो है ये सीकर में स्थित चोटी है और इसकी लंबाई है 1055। ये पूर्वी जो अरावली है उसकी सर्वोच्च चोटी है। उसके बाद हम बात करते हैं कुंभलगढ़ की। कुंभलगढ़ जो कि आपकी राजसमंद में स्थित है और इसकी ऊंचाई है 1224 मीटर। फिर हम बात करते हैं अचलगढ़ की। अचलगढ़ जो कि आपकी सिरोही में स्थित है और इसकी ऊंचाई की यदि हम बात करें तो इसकी ऊंचाई है 1380 मीटर। और चौथे नंबर पे यदि हम बात करें तो आपकी झरगा आएगी जो कि उदयपुर में स्थित है और इसकी यदि हम ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है
1431 मीटर। तो देखो हमें बढ़ता हुआ क्रम बताना था, तो सबसे पहले रघुनाथगढ़, फिर कुंभलगढ़, फिर अचलगढ़, फिर जरगा, यानी रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और जरगा। ऑप्शन नंबर सी रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और जरगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आप लोगों के सामने। इससे पहले आप लोगों को ये बताना है कि कुंभलगढ़ और गोगुंदा इनके बीच में कौन सा पठार स्थित है? कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। यह आज का आपका लास्ट का प्रश्न है। अब आप लोगों को जिस भी टॉपिक पे दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि इस टॉपिक पे हमें वीडियो चाहिए, आपको उस टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगा। अगला है, बहुत ईजी सा प्रश्न लिया है मैंने। जेम्स टोड ने किसे संतों का शिखर कहा है? गुरु शिखर, संतों का शिखर, गुरु शिखर, संतों का शिखर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। गुरु शिखर जो कि अरावली की सर्वोच्च चोटी है, अरावली की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी। और इसकी ऊंचाई की यदि हम बात करें तो इसकी ऊंचाई मिलती है हमें 1722 मीटर। तो ये थे आपका राजस्थान की जो 2020 प्रश्नोत्तरी सीरीज है उसको लेकर आपके 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको हर प्रकार का क्वेश्चन मिले। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आप लोगों के लिए लाभदायक होगी। आप वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। साथ ही साथ यदि आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।